गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट में ज्योग्राफी में बात करेंगे भूकंप यंत्र या भूकंप माप यंत्रों के बारे में और भूकंपीय पेटियों के बारे में। तो कल या लास्ट वीडियो में मैंने गत वीडियो में बात की थी भूकंप शास्त्र के बारे में, जो भूकंप की तरंगें या वेव्स के बारे में बात की थी। कौन सी तरंगें होती है या वेव्स लहरें होती है, भूकंप लहरें कितने प्रकार की होती है और वो तरंगों द्वारा धरती पर किस तरह से पुकारते हैं तरंगों को और कब कैसे पहुंचती है, उस बारे में बात की थी। तो भूकंप के बारे में बताया कि भूकंप फोकस सेंटर होता है और फोकस सेंटर उसे कहा जाता है जो उत्पत्ति, जहाँ से भूकंप का उद्गम या उत्पत्ति होती है। उसके बाद में दूसरा था अधिकेंद्र। अधिकेंद्र में ये होता है कि जहाँ भूकंपीय जो लहरें होती है वो धरती पर सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, जिस स्थान पर पहुँचती है उस स्थान को बोलते हैं अधिकेंद्र। और उसके बाद में था आपकी लहरें, जो पी और एस एल तीन तरंगे बताई मैंने आपको। जो तीन तरह में पी प्राइमरी वेव्स होती है, एस सेकेंडरी वेव्स होती है और एल धातुली वेव्स होती है। पी एस एल में ये अंतर था कि पी प्राइमरी तरंगे होती है जो धरती पर सबसे पहले पहुंचती है, इनकी गति बहुत फास्ट होती है और ये अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है। ये ध्वनि तरंगों के समान गति करती है। इनकी गति ठोस धरातल में सर्वाधिक तेज होती है या तीव्र होती है, इसलिए सबसे पहले ये तरंगे पहुंच पाती है धरातल पर। और जो सेकंड होती है द्वितीय, उसे बोलते हैं एस तरंगे, वो पी तरंगों के पश्चात पहुंचती है। इनकी गति थोड़ी इससे कम होती है। वो इनकी विशेषता ये थी कि पी और एस में ये पी तरंगे हर माध्यम से आसानी से गुजर सकती है। कोई भी माध्यम ठोस हो तरल हो उसमें आसानी से प्रवाह कर सकती है, लेकिन इनकी गति में कुछ अंतर हो सकता है कि ठोस माध्यम में पी की गति तीव्र होती है, लेकिन जो तरल माध्यम में उसकी गति हल्की सी मंद हो जाती है। और जो एस तरंगे होती है उनकी गति ठोस में ही होती है, तरल में उसकी गति लुप्त हो जाती है या बंद या अदस्य या बोलते हैं अपन अनुपस्थित होती है। तो एल तरंगे होती है दोनों के पश्चात थर्ड वो धरातली तरंगे कहा जाती है, इसे लॉन्ग पीरियड वाली तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे धरातल पर क्षैतिज दिशा में गति करती है, जो हॉरिजॉन्टल दिशा में गति करने के कारण इसमें विनाशात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए धरातल पर जो बने स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी मानव कृत शिलाकृतियाँ होती है, उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसमें काफ़ी जनधन की माल हानि की होती है। इसलिए इसे विनाशात्मक पौने भी या विनाशात्मक वेव्स भी कहा जाता है। अपन बात करते हैं यंत्रों के बारे में। तो भूकंप मापन के लिए जो मुख्य यंत्र है ये उसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ, मैंने इस बारे में कल थोड़ी सी जानकारी दी थी आपको। सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। इसके द्वारा भूकंप अंकन करने के लिए तीन मेथड बताया मैंने आपको। एक तो था मैंने फेरेड का स्केल था, जो भी ये भी अनुभव पर आधारित है। दूसरा था आपका मर्केल स्केल था। ये स्केल भी अनुभव, ये दोनों भी मेथड अनुभव पर आधारित है, अनुभवात्मक विधि पर आधारित है। तीसरा था आपका रिक्टर स्केल। ये गणितीय मेथड वाली विधि है, गणितीय विधि पर आधारित है। सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। भूकंपीय अंकन में दो बातें होती है कि पहले इसमें मैंने बताया मेथड विधि, फेरेड स्केल तीन स्केल होते हैं इसमें। फेरेड स्केल या रोसी स्केल बोलते हैं। एक होता है मर्केल स्केल, तीसरा होता है रिक्टर स्केल। जो मोस्ट महत्वपूर्ण स्केल है उसका नाम है रिक्टर स्केल, जिसमें स्केल में 0 से लेकर 10 तक अंक लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 अंक तक मैक्सिमम जो स्केल 10 होता है और मिनिमम 0 होता है। 0 से लेकर 10 तक जो अंक होता है, तो प्रत्येक 10 मतलब इसमें यह कहा कि एक के बाद जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे बताया मैंने 4 है, तो प्रत्येक जो अगला अंक है पिछले अंक से 10 गुना अधिक होता है। इसमें गुणात्मक 10 गुना अधिक वृद्धि होती है, तो पिछले अंक की अपेक्षा अगला अंक 10 गुना अधिक तीव्र होता है। इस कारण इसकी मतलब गणितीय मेथड से इसका अंकन किया
जाता है। भूकंपीय लहरों में जो बताया मैंने कि जो रिक्टर स्केल में 10 पैमाने वाला तो इतना बड़ा स्केल वाला तो कोई भूकंप आज तक नहीं आया, लेकिन 8, 7, 7.5 है, 7.6 इतने मैक्सिमम स्केल तो इतने स्केल पर तो भूकंप आ चुके हैं, जिससे बहुत बड़े हादसे, बहुत बड़े नुकसान हो चुका है। गुजरात में भुज भूकंप आया था 7.6.9 के आसपास आया था, ऐसे आपका महाराष्ट्र में आया था। तो इसमें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में विनाश होने की संभावना अधिक होती है। 5 से कम भूकंप, 5 स्केल से 5.0 से कम स्केल वाला भूकंप आता है तो उसमें बहुत कम संभावना होती है नुकसान होने की, विनाश होने की। इससे अधिक तो अधिक रिक्टर स्केल पर अगर कोई कंपन होता है तो उससे संभावना अधिक होती है। तो ये तो था स्केलिंग करने का। अब हम बात करते हैं भूकंपीय लहरों के बारे में थोड़ा सा इसमें ये होता है कि भूकंपीय लहरों में एक तो होता है इसमें भूकंप मापन में, जैसे कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर एक साथ भूकंप आता है, और एक आता है एक समान तीव्र गति वाला भूकंप। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, एक क्षेत्र ये है, यहाँ पर भूकंप का रिक्टर स्केल आया आपका 5.4 आया स्केल। फिर एक स्थान ये था, यहाँ भी 5.4 का स्केल आया, यहाँ भी 5.4 का स्केल आया। तो एक समान स्केल मतलब एक समान रिक्टर पैमाने वाला स्केल एक समान आता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर समान रिक्टर, समान गति से, समान स्पीड से, समान गति से आया हुआ भूकंपीय कंपन के बारे में बात करें तो उसे क्या बोलेंगे अपन? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर एक समान तीव्रता वाले भूकंप वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन समान तीव्रता वाले वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान तीव्रता, ऐसे स्थान जहां की तीव्रता एक समान है, भूकंपीय जहां भूकंप आता है वहां उन क्षेत्रों का समान मतलब एक समान तीव्रता वाला जो क्षेत्र है उनको मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन, यानी समान सिस्मल लाइन। इसमें क्या आइसोसिस्मल लाइन, समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। एक होता है समान भूकंपीय मतलब समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा, तो उसमें रिक्टर स्केल की अपेक्षा एक साथ आता है, यानी एक सभी स्थानों पर एक समय पर सभी स्थानों पर एक साथ भूकंप आता है, उसे बोलते हैं होमोसिस्मल। तो ये दो चीज़ होती है इसमें कि एक तो होता है आइसोसिस्मल, एक होमोसिस्मल, यानी अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ एक समय पर भूकंप आता है तो उसे बोलते हैं होमोसिस्मल। लाइन 2, इसमें रिक्टर पैमाने की बात नहीं कर रहा, स्केल की बात नहीं कर रहा, एक मतलब अलग अलग स्थानों पर एक साथ एक समय पर आने वाला भूकंप को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं होमोसिस्मल लाइन, और एक समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। दो बातें हो गई, एक तो एक समान तीव्रता मतलब तीव्रता समान हो, यहाँ पर तीव्रता 5.4 है, यहाँ 5.4 है, यहाँ 5.4 है, यहाँ 5.4 है, तो ऐसे भूकंपीय उत्पत्ति क्षेत्र जहाँ भूकंप आता है वहाँ का स्केल बराबर होता है, वहाँ का रिक्टर जो पैमाना बराबर होता है, वो तीव्रता बराबर होती है, उस स्थान को मिलाने वाली रेखा, एक समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। और एक समान स्थान, एक समान भूकंप उत्पत्ति वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं होमोसिस्मल लाइन। दो बातें हो गई, तो ये तो इसका होमोसिस्मल और ये था आइसोसिस्मल। अब बात करते हैं अगले इस बारे में, भारत में या विश्व में भूकंप उत्पत्ति केंद्र या भूकंप प्रभावित क्षेत्र कह सकते हैं, या जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति सर्वाधिक होती है वो पेटियाँ या वो बेल्ट जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आया जाता है। तो वो भूकंप प्रभावित करने वाले बेल्ट कौन से हैं भारत में या विश्व में, उनके बारे में। ऐसे प्रदेश जहाँ पर
भूकंप की उत्पत्ति होती है या भूकंप में पर्वत क्षेत्र होता है, उससे बोलते हैं भूकंपीय पेटियां, उससे बोलते हैं भूकंपीय पेटियां। तो भूकंपीय पेटियों को जानने के लिए विश्व के बारे में अपन पहले विश्व का चित्र मानचित्र बनाएंगे, उसमें बताएंगे कौन से क्षेत्र भूकंप पर्वत क्षेत्र अधिक है, जहाँ सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आ जाता है विश्व में, उनके बारे में अपन ज्ञात जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जिससे ये आपका आ गया उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, यहाँ पे ये यूरोप, ये एशिया, भारत, और ये ऑस्ट्रेलिया। भूकंपीय पेटियां, भूकंपीय पेटियों के लिए कुछ बात समझने के लिए अपन बात करते हैं। ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया जल क्षेत्र है, ये आपका यूरोप है, यानी एशिया है, ये अफ्रीका, ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये आ गया प्रशांत महासागर। विश्व में जहाँ भूकंपीय पर्वत क्षेत्रों के बारे में बात करें तो कुछ भूकंपीय पेटियां इस प्रकार से हैं, वो निम्न है। पहले आती है 1 नंबर प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, तटीय पेटी। दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरी है मध्य अटलांटिक कटक। या मध्य अटलांटिक पेटी और अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र। विश्व में मुख्य 3 पेटियां हैं। पहली प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरी मध्य अटलांटिक पेटी, चौथा है अन्य क्षेत्र जो बिखरे हुए हैं। पेटियों में मतलब बेल्ट एक लगातार श्रृंखला है, जहाँ पर श्रृंखलाबद्ध हर लाइन में उत्पत्ति मतलब भूकंपीय उत्पत्ति केंद्र है और रोज मतलब वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आया करता है, वो पेटियाँ। तो पहला है प्रथम महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागर आपका अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये इधर आपका एशिया और अफ्रीका, हिंद, ये भारत, इसके पूर्व वाला क्षेत्र है। ये बेल्ट मतलब जैसे मान लो ये भारत की सीमा पूरी यहाँ हो जाती है, तो ये जैसे मान लो यहाँ पर जैसे ये एशिया क्षेत्र ये हो गया यहाँ पे, तो एशिया का ये इधर प्रथम महासागर हो गया। इस महासागर के
पश्चिम में इस महासागर दोनों बेल्ट हो गए। जैसे मैंने बताया कि जैसे ये प्रशांत महासागर है और उसके पूर्व में अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो ये आपका इधर आपका ये ऐसे आ गया और ये बाहर इधर आपका पश्चिम पूर्व द्वीप समूह आ गया, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया ऐसे। तो मान लो ये यहाँ पे द्वीप समूह है, ये आपका जापान है, यहाँ पे चीन का क्षेत्र है, ये एशिया वाला क्षेत्र है, यानी इस वाला भाग है। इस पेटी इस महासागर कौन से तट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट हो गया इसका, ये से पश्चिमी तट हो गया। प्रशांत महासागर का पूर्वी मतलब पहला बेल्ट था प्रशांत महासागर का तटीय प्रदेश, यानी प्रशांत महासागर का ये पहला पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट। ये दोनों बेल्ट है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में भूकंप उत्पत्ति केंद्र होते हैं, सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आया करता है। तो पूर्वी तट ये, पश्चिमी तट ये आपका अलास्का से स्टार्ट होकर आपकी चिली तक का क्षेत्र है। अलास्का से लेकर चिली तक जो क्षेत्र है पूर्णतः वो क्या है, उत्पत्ति मतलब भूकंप उत्पत्ति केंद्र है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। इसका कारण क्या है, यहाँ पर ये प्लेटें होती है, उत्तरी अमेरिका अमेरिकन प्लेट और पश्चिम महासागर प्लेट आपस में गति कर रही है। उत्तरी ये अमेरिकन प्लेट हो गई, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, और ये महासागरीय प्लेट होती है। इन दोनों में यहाँ पर टकरार होती है, दोनों ये प्लेट इधर गति करती है, ये प्लेट किधर पश्चिम में गति कर रही है और ये प्लेट पूर्व में गति करती है। गति करते तो यहाँ पर क्या घर्षण होता है, यहाँ पर क्या है टकरार होती है। यहाँ टकरार होती है, टकरार होने के कारण इस तटों के सारे टकरार होने के कारण जो बाहरी प्लेट है वो उस हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। बाहरी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाने के कारण वहाँ पे भूकंप उत्पत्ति के अंदर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर टकराने से कंपन आपस में तनाव संपीड़न के द्वारा आपस में प्लेट खिसकती है, तो क्या होता है यहाँ पे विसरण होता है। क्या होता है, अभिसरण। अभिसरण के कारण दोनों टकराने के कारण यहाँ पर कंपन होता है। कंपन द्वारा यहाँ पर एक श्रृंखला बनी हुई है जो रॉकीज एंडी पर्वतमाला के सारे पूर्णतः ये भूकंप उत्पत्ति के अंदर बने हुआ है। तो कौन सा तट है, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है। इसके अपेक्षा दो दक्षिण में जो पश्चिम तट है ये आपका प्रशांत महासागर का, इस भाग में सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आया करता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, इसमें इधर ये दोनों प्लेट, ये प्लेट इधर खिसकती है, इधर खिसकती है, और एशिया वाली प्लेट पूर्व में खिसक रही है। इसे टकराने के कारण यहाँ भी सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आया करता है। यहाँ तो अभिसरण का ही कारण है। ये आपका सर्वाधिक मात्रा में जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जापान के बाद नीचे वाला जो आपका ये पश्चिमी दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह है, न्यूजीलैंड है, इधर सॉरी ये क्या नाम ताइवान है आपका, इधर जावा सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप समूह है, यहाँ भी सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आया करते हैं। तो ये प्रशांत महासागर प्लेट एक नंबर ये था। दूसरा था आपका दूसरी थी आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी बात करें तो यहाँ पर कैप वर्डे क्षेत्रान है यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट होती हुई मध्य महाद्वीपों के मध्य भाग में ये गति प्लेट ऐसे गति करती है भूमध्य सागर से होती हुई। यहाँ पर आल्प्स पर्वतमाला है, उसके बाद में काकेशस है, उसके बाद में आपका किर्थर है, सुलेमान है, ऐसे फिर भारत का हिमालय प्रदेश आ गया, हिमालय पर्वत आ गया। फिर उसके बाद दक्षिण द्वीप समूह वाला क्षेत्र ये इधर जो द्वीप समूह है दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह है, इसके सारे आकर ये आपकी पश्चिमी तटीय प्रशांत महासागर पेटी में मिल जाती है। तो ये कौन से महाद्वीपीय भागों के मध्य भाग में गुजरती है, यानी ये दो यूरोप और एशिया अफ्रीका के मध्य भागों में एक क्षैतिज दिशा में गति करती है। तो ये कहाँ से, मध्य मतलब अटलांटिक से, मध्य अटलांटिक से गति करती हुई कहाँ जाती है, प्रशांत महासागरीय तटीय प्रशांत महासागरीय पश्चिमी तटीय पेटी तक का जो क्षेत्र है इसमें आगे जुड़ जाता है। तो इस पेटी में भी सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आया करते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब अटलांटिक का जो मध्य अटलांटिक जो है कैप वर्डे क्षेत्र से स्टार्ट होकर ये भूमध्य सागर से होती हुई आल्प्स पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला, किर्थर है, सुलेमान है, हिमालय है, इसके सारे दक्षिण पूर्व की मुड़ती हुई द्वीप समूह की ओर मुड़ जाती है। और लास्ट में आपकी ये पेटी इसमें मिल जाती है, किसमें, पश्चिमी प्रशांत महासागर तटीय
पेटी में मिल जाती है। और इधर इसका दो सेकेंड ये हो गई सर्वाधिक मात्रा में जो भूकंप क्षेत्र आपका इसी क्षेत्र में आता है, हिमालय है, काकेशस है, आल्प्स पर्वतमाला है, ये सब क्या वलित पर्वतमाला के उदाहरण है, या वलन पड़ने से या मोड़ पड़ने से पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये सर्वाधिक मात्रा में आप भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। इसके बाद जो थर्ड आता है, दूसरी थी ये आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरी थी आपकी मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी मानी ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक के मध्य भाग में एक कटक है, अटलांटिक के मध्य भाग में एक कटक बना, कटक मतलब यहां पर अपसरण होता है। क्या होता है यहाँ पे? अपसरण क्रिया। अपसरण क्रिया कब होती है? जब दो प्लेटें अलग अलग दिशाओं में गति करती है तो उसमें दरारी उद्भेदन होता है। जब दो प्लेटें अलग अलग दिशा में गति करती है तो उसमें दरार पड़ती है, दरार के द्वारा मलबा या लावा बाहर की ओर गति करता है, निकलता है। उस लावा के निर्माण में रूपांतरण सेलों का या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो उसमें नए निर्माण होने के कारण इस मध्य भाग में कटक का निर्माण हो गया है, जिसे बोलते हैं डाल्फिन कटक या चैलेंजर कटक नाम से पुकारते हैं। तो ये मध्य भाग है ना, यहाँ पर ये आपका जो क्षेत्र है मध्य भाग, यहाँ पर इसमें कटक का निर्माण हो जाता है, जो आपका आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेल द्वीप तक, उत्तर में आइसलैंड द्वीप समूह, यहाँ पे आइसलैंड द्वीप है, यहाँ से लेकर दक्षिण में एक बोवेल द्वीप तक का जो क्षेत्र है वो पूर्ण कटक के रूप में जुड़ा हुआ है। ये कटक क्यों? कि यहाँ पर दोनों प्लेटें, इधर आपकी ये अमेरिकन प्लेट किधर खिसक रही है? पश्चिम की ओर। इधर यूरोप अफ्रीकन प्लेट किधर खिसी है? पूर्व की ओर। तो दोनों को खिसकाव होने के कारण मध्य भाग में दरार पड़ती है, दरार पड़ने के कारण उद्भेदन क्रिया से मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है और एक नया निर्माण हो जाने के कारण कटक का निर्माण हो जाता है। तो सागर के महासागर की तली में अनेक पर्वत श्रृंखलाओं हो जाने के कारण एक कटक का निर्माण हो जाता है। इस कारण इस भाग में अपसरण क्रिया द्वारा इस अपसरण क्रिया द्वारा इस अटलांटिक महासागर में अनेक कटकों का निर्माण होने के कारण यहाँ पर कंपन होता है और कंपन द्वारा भूकंप क्रिया उत्पन्न होती है। इस बार तीन पेटियां बताई मैंने, महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। चौथी आपके अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बिखरे रूप में भूकंप आया करते हैं, वो आपके विश्व में ऐसे जो आपकी ये दरार घाटी है, जो नील नदी के सारे जो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के नील नदी के सारे भी भूकंप के क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया घाटी जो आपका उत्तरी अमेरिका में, वहाँ भी सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आया करता है। तो ये अन्य क्षेत्रों में आते हैं और भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप के केंद्र है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में बारे में बात की जो भूकंप पेटियां, भूकंप यंत्र के बारे में, और पिछले चैप्टर में यही था कि भूकंप शास्त्र के बारे में बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक लेकर फिर अपन बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।